आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं पहले भी बताते आ रहा हूँ कि वेक्टर हो गया, once your short question you are getting from vector and once your short question you are getting from 3D as well। ठीक है, 3 डायमेंशन से भी एक क्वेश्चन हमको मिलता है और ये जो है ना वेक्टर के साथ भी जुड़ा होता है। काफी सारी चीज इसमें हम 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे जो कि यूजिंग वेक्टर हम इसको करेंगे। तो हम इसको कार्टेशियन वे भी करेंगे और वेक्टर वे भी करेंगे। ठीक है, एनीवे चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। कुछ चीजें तो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, तो वो चीज फिर मैं एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ इसको। ओके, तो हमारा क्या हो गया, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, 3 कोऑर्डिनेट्स रहता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जैसे ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस से दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये हमारा वाई एक्सिस जा रहा है और ये हमारा जेड एक्सिस जा रहा है। इट इज 3 डायमेंशन। हम 3D पढ़ रहे हैं, मतलब 3 डायमेंशन फिगर है। तो ये हमारा बोर्ड हमारा 2 डायमेंशन है, तो लेकिन फिर भी हम उसको समझाने का कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा ऐसे फिगर को थोड़ा क्या टेढ़ा करके रख के हमको दिखा सकते हैं कि ये हमारा 3 डायमेंशन फिगर है। ऑल कैन सी कि ये जब कन्वर्ट हो गया, मतलब जब क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बन गया, तो ये जो है एंटायर स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड एन ऑक्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें जितना सारा पार्ट है हर एक पार्ट एक एक ऑक्टेंट है। यू कैन सी 4 पार्ट तो दिखाई दे रहा होगा ऊपर, 1 2 3 4, है ना। वो 4 पार्ट का जो ऑक्टेंट है, 4 ऑक्टेंट्स है। एक ऑक्टेंट में सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जिसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव। ऐसे एक ऑक्टेंट हो गया, x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, है ना। z हमेशा पॉजिटिव रहता है, हम क्योंकि z का ऊपर वाला ले रहे, नीचे जहां पे लेंगे z का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। इधर आ जाएंगे तो x नेगेटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव, और इधर आ जाएंगे तो हमारा क्या हो गया, x हमारा पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे नीचे और 4 ऑक्टेंट हो गया, 7 दिखाई दे रहा है, एक पीछे छुप गया है, तो दैट इज नॉट शोन हियर। ठीक है, सो दैट इज हाउ हम जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बना देंगे तो वो एंटायर स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ईच पार्ट इज कॉल्ड एन ऑक्टेंट, और ऑक्टेंट में डिफरेंट ऑक्टेंट्स में क्या क्या कोऑर्डिनेट्स रहता है। जैसे उसमें हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में ऐसे स्पेसिफिकली नाम कुछ इसका दिया नहीं गया है। जस्ट दिस इज हाउ यू जस्ट रिमेंबर कि इसका 8 ऑक्टेंट होता है। 8 ऑक्टेंट में क्या क्या पॉजिटिव, नेगेटिव, दिस इज हाउ इट इज शोन। ओके, तो दिखा जाएगा क्या, मतलब अगर एक पॉइंट अगर हो गया हमारा -2, -3 और 5 हो गया, पता चलेगा कि x का नेगेटिव तरफ है, y का नेगेटिव तरफ है, z का ऊपर है। ठीक है, तो ये ऑक्टेंट बनने का बाद, ये 3 डायमेंशनल स्पेस बनने का बाद, 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं कैसे, उस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, नाम तो कुछ दे देंगे और उसको डिनोट कैसे करेंगे, x, y, z। P एक पॉइंट हो गया, नाम दे दिए, उसको हम डिनोट कर दिए कैसे, x, y, z। दैट इज हाउ वी कैन डिनोट ए पॉइंट। ठीक है, एक बात और हम बता दें कि जब ये बन जाता है क्या, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो यहाँ पे हमारा 3 तो इंपोर्टेंट प्लेन बन के निकल के आता है। वो 3 प्लेन को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, 3 तो प्लेन हमारा निकल के आता है, जिनको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या क्या होता है, x एक्सिस और y एक्सिस को लेके जो प्लेन बनता है उसको हम xy और xo-y प्लेन बोलते हैं, xo-y प्लेन। ओके, ऐसे y और z को लेके जो बनता है उसको हम बोलते हैं yz और y-o-z प्लेन। और ऐसे ही z और x को लेके जो बनता है उसको हम zx प्लेन बोलते हैं, z-o-x प्लेन बोलते हैं या फिर xo-z बोलते हैं। इसमें नाम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमारा 3 डायमेंशन स्पेस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बनने का बाद यहाँ पे हमारा 3 तो प्लेन रहता है, इंपोर्टेंट प्लेन, उनको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ये सब हो गया हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ओके, ऑलराइट। अब बात आ गया कि जैसे पॉइंट का बात हम करेंगे तो पॉइंट जो है ना वो डिफरेंट स्पेस में, तो ऐसे नाम दे दिया, ऐसे वैल्यू हो गया। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हम पॉइंट ले लेते हैं, अगर पॉइंट हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं
तो इसमें क्या होता है ना, y का वैल्यू 0 हो जाता है, z का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब वो पॉइंट हो जाता है x 0 0। y एक्सिस के ऊपर अगर हम पॉइंट ले लेंगे तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, s का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू आएगा और z का वैल्यू 0 आएगा। ऐसे ही हम z एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट ले लेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, 0, z। मतलब हमारा एक्सिस का ऊपर कोई कोऑर्डिनेट रहता है, कोई कोऑर्डिनेट रहता नहीं है। जस्ट लाइक दैट, अगर हम xy प्लेन में जाएंगे, xy प्लेन में जो नहीं है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। क्या नहीं है xy प्लेन में? z नहीं है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, 0। तो ऑल हैज टू अंडरस्टैंड कि xy प्लेन में हमेशा z का वैल्यू 0 होता है। ऐसे ही अगर मैं yz प्लेन में लूं तो इसमें x नहीं है, तो s का वैल्यू 0 हो जाएगा, y हमारा आएगा, z हमारा आएगा। zx प्लेन में क्या होता है, x का वैल्यू रहेगा, y नहीं है तो y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू हमारा z आता है। तो अब इसमें हमको पता चला, ये स्लाइड में हमको ये पता चला कि हम एंटायर स्पेस को 8 ऑक्टेट में डिवाइड कर सकते हैं x y z एक्सिस ड्रॉ करने का बाद, और इसमें हमारा 3 प्लेन बनता है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स x y y z z x। अब हम अगर कोई पॉइंट लेंगे तो पॉइंट को x y z में रिप्रेजेंट करेंगे, एनी पॉइंट को। अगर एक्सिस में होता है तो क्या कोऑर्डिनेट होता है, और कोऑर्डिनेट प्लेन में होता है तो उनका कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये सबको पता चल गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? सारे को समझ में आया है? ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। ये सब क्लास 11 में पढ़ाया हुआ चीज है, ऑलराइट ना? आगे देखते हैं। आगे हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला, जो सबको पता होगा कि अगर दो पॉइंट है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे थे x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे z कोऑर्डिनेट एक तो एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसके साथ हमारा z कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस का फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। और अगर ओरिजिन से अगर डिस्टेंस लेते हैं कोई पॉइंट का, तो उसका डिस्टेंस फार्मूला हो जाता है x² + y² + z² का रूट ओवर। इसमें समझाने वाला चीज कुछ है नहीं, जस्ट थोड़ा रिकॉल करा देता हूं मैं, है ना? ओके, अब ये चीज हमको थोड़ा समझना है फिर से, है ना? कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे, कोई भी पॉइंट अगर लेंगे x y z, तो उसका डिस्टेंस x एक्सिस से कितना, y एक्सिस से कितना, z एक्सिस से कितना, xy प्लेन में कितना, yz प्लेन में कितना, zx प्लेन में कितना। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। ओके, जस्ट इमेजिन करो कि ये, एक मिनट, ओके, ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये ऊपर में हमारा आगे का z एक्सिस। ऑलराइट, कोई भी एक पॉइंट है, कहीं पे भी एक पॉइंट है, स्पेस का ऊपर है, मैं यहाँ पे जस्ट दिखा रहा हूँ, बट जस्ट प्लीज अंडरस्टैंड कि ये स्पेस का ऊपर है। ऐसे दिखाई दे रहा है, ये कहाँ किसका ऊपर बताओ तो? ये दिखाई दे रहा है किसका ऊपर, xz प्लेन के ऊपर दिखाई दे रहा है, बट ये स्पेस पे है। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसका डिस्टेंस इससे निकालो कितना है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। जैसे उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूंगा तो मतलब पॉइंट हमारा x एक्सिस का ऊपर आ गया। अब x एक्सिस का ऊपर आ गया तो मेरे को पता है कि y और z उसका 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0, 0। अब ये दोनों में जो डिस्टेंस है, ये दोनों में जो डिस्टेंस है, ये p हो गया और ये a हो गया। सपोज ये दोनों में डिस्टेंस है, कैसे निकलेगा, x - x का होल स्क्वायर जो कि 0 हो जाता है, y - 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर, z - 0 का होल स्क्वायर z स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ दैट। सो दिस इज व्हाट इज रिटन डिस्टेंस ऑफ p अगर हमारा x y z है, p क्या है, p इज योर x y z है, तो p का डिस्टेंस अगर मैं x एक्सिस से लूं तो जो नहीं है वो दोनों का स्क्वायर का रूट ओवर, y स्क्वायर + z स्क्वायर का रूट ओवर। b y एक्सिस से लूं तो नहीं है कौन सा एक्सिस, सॉरी y एक्सिस है, मतलब y एक्सिस को छोड़ देना है, बाकी दो ठो का स्क्वायर, z² + x² का रूट ओवर या फिर x² + z² का रूट ओवर, बात एक ही है। और
जेड एक्स प्लेन जेड एक्सिस से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर, दैट्स ऑल। आराम से निकाल सकते हो, याद रख सकते हो। डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम xy प्लेन, अगर xy प्लेन का ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे ना, xy प्लेन के ऊपर इसको ड्रॉप करेंगे तो z का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर इसी चीज को मैं xy प्लेन में ड्रॉप कर दूंगा तो हमारा z का वैल्यू जो है ना वो 0 हो जाएगा। इसको अगर मैं xy प्लेन के ऊपर ड्रॉप करूं तो इसका z का वैल्यू जो है वो हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि z का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये p हो गया x, y, z, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं परपेंडिकुलर योर xz प्लेन का ऊपर। सपोज ये xz प्लेन है जिसका ऊपर ड्रॉप हो गया तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a सपोज, तो ये पॉइंट का x का वैल्यू तो रहेगा, y का वैल्यू भी रहेगा, लेकिन z का वैल्यू हो जाएगा क्या, 0। ठीक है, z का वैल्यू हो जाएगा क्या, 0, क्योंकि xy प्लेन में z का वैल्यू 0 होता है। तो फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस x का होल स्क्वायर, y माइनस y का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो जो z स्क्वायर का रूट ओवर हो गया, z स्क्वायर का रूट ओवर होता है हमारा प्लस माइनस में भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम मॉड ले लेंगे उसका। तो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग, मतलब xy प्लेन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो नहीं है, नहीं कौन सा है, z नहीं है तो मॉड z, yz प्लेन में मॉड x, zx प्लेन में मॉड y, दैट्स ऑल। तो ये हो गया क्या, डिस्टेंस कोई भी पॉइंट का xy प्लेन से, yz प्लेन से, zx प्लेन से। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला सबको पता होगा, सबको पढ़ चुके हो सेक्शन फार्मूला, क्लास 7 8 या 9 से पढ़ना शुरू कर दिया है। ऑलराइट, तो सेक्शन फार्मूला हो गया हमारा, अगर x1 y1 z1 x2 y2 z2 को डिवाइड करता है कोई भी पॉइंट इन ए रेशियो m/n रेशियो, तो ये हो गया उसका फार्मूला। इंटरनल के लिए प्लस होता है, एक्सटर्नल के लिए माइनस होता है। अगर हमको कभी रेशियो नहीं दिया है, हमको क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इन दैट केस हम उसको k/1 रेशियो करके स्टार्ट कर देंगे। m/n के लिए हम k लिख दे रहे, तो k/1 रेशियो लिखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, तो इसीलिए हम उसको k/1 लेके कर देंगे। ठीक है, इन सच केस हमारा रेशियो जो आता है दिस वन, हम इंटरनल एक्सटर्नल कुछ सोचेंगे नहीं, हम सीधा सीधा ऐसे निकाल देंगे। पॉइंट ये हो गया, उसके बाद k का वैल्यू निकलेगा, अगर पॉजिटिव निकलेगा तो इंटरनल हो गया और नेगेटिव निकलेगा तो हमारा एक्सटर्नल हो गया। बट इस टाइप का क्वेश्चन हमारा आएगा नहीं अभी, क्योंकि वो 11th का पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स अबाउट ट्रायंगल एंड टेट्राहेड्रॉन, है ना, कि अगर x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x2 y3 z3 तीन तो पॉइंट है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है वो x1 + x2 + x3/3 होता है, y1 + y2 + y3/3 और z1 + z2 + z3/3। टेट्राहेड्रॉन का केस में एक तो ऐड हो जाता है और x4/4 y4/4 z4/4। these are the formula you have to remember this। एरिया कैसे निकालते हैं 3 डायमेंशन में, दिस इज द वे, बट वी शुड नॉट फॉलो दिस वन, क्योंकि 3 डायमेंशन और वेक्टर जो है रिलेटेड है, तो हम इसको वेक्टर का मेथड में करेंगे तो आसान होगा, इसके लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन। सो इन दैट केस हम इसको वेक्टर मेथड में करेंगे, आसान होगा। ए बी वेक्टर निकाल देंगे, ए सी वेक्टर निकाल देंगे, फिर ए बी क्रॉस ए सी कर देंगे, उसका मॉड ले लेंगे, हाफ ले लेंगे, तो एरिया निकल के आ जाएगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू ना? यस। ओके, नेक्स्ट कम्स इंपॉर्टेंट। अब ये चीज हमको थोड़ा जानना है, इसका यूज हमारा होगा आगे, हर जगह में इसका यूज होगा। ठीक है, हम लोग जब तक आगे पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, प्लेन पढ़ेंगे, सब जगह में डीआरएस और डीसीएस का भी यूज होता है। डीसीएस जो होता है क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस, उसको हम लोग इन शॉर्ट डीसीएस बोलते हैं, और डायरेक्शन रेशियोज इन शॉर्ट हम लोग को डीआरएस बोलते हैं। तो ये चीज है क्या और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कितना इसका इंपोर्टेंस है। बोलने से 3D पढ़ेंगे तो इसी का इंपोर्टेंस बहुत है। जैसे 2D में हमारा काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, कौन सा चीज इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, स्लोप, लाइन का, स्ट्रेट लाइन का बारे में बात करेंगे तो स्लोप, इसमें हमारा वही है, प्लेन है और स्ट्रेट लाइन है, यही दो हमको पढ़ना है। और दोनों का केस में हमारा लाइन का यूज होगा। जब लाइन का यूज होगा इसका मतलब वहां पे
DRS और DCS का यूज होगा। सो वी शुड बी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स, DRS और DCS के बारे में, क्योंकि काफी सारे जगह में उनका यूज होगा। और फॉर्मूला बनाते समय भी इसी का ही जरूरत पड़ता है। इसको अगर ठीक से समझ जाओगे तो फॉर्मूला कैसे बना वो समझ जाओगे। ओके ना, चलो देखते हैं DRS और DCS क्या होता है। एक लाइन जो है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन का बात करेंगे अगर, वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल करता है, वाई के साथ कुछ एंगल करता है और जेड के साथ कुछ एंगल करता है। एक्स के साथ कुछ एंगल करेगा, वाई के साथ कुछ एंगल करेगा, जेड के साथ कुछ एंगल करेगा। उन्हीं एंगल को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन, या फिर हम सिंपली डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ द लाइन, डायरेक्शन ऑफ द लाइन क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल करता है, उन्हीं को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द लाइन या फिर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन। अच्छा, अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ओरिजिन के पास नहीं करता है, तो फिर क्या एंगल करता है सर, तो उसको क्या करेंगे, हम स्लाइड करके लेके आ जाएंगे, ओरिजिन में पहुंचा देंगे, पैरेलल करके लेके आ जाएंगे। तो फिर जो एंगल करेगा दैट इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। हम आगे पढ़ेंगे, क्या बोलो तो आगे पढ़ेंगे हमारा क्या बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर में कैसे एंगल करता है और स्ट्रेट लाइन क्या एंगल करता है। वेक्टर हमारा लाइन के साथ एक एंगल करेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, दो एंगल कर सकता है, क्योंकि लाइन को अगर बढ़ा दोगे, पीछे बढ़ा दोगे तो 180 माइनस उतना एंगल कर लेगा। अल्फा एंगल अगर करेगा पॉजिटिव के साथ, और उसको अगर दूसरा पीछे बढ़ा दोगे तो 180 माइनस अल्फा एंगल कर लेता है। ओके, तो इसीलिए जब हम लाइन का लिखेंगे, DCS लिखेंगे, तो हम दो ठोक की भी कर सकते हैं, एक साइड पॉजिटिव लेके कर सकते हैं, एक साइड नेगेटिव लेके कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग स्ट्रेट लाइन क्या बोलते हैं वेक्टर का करेंगे, दैट इज ओनली वन वी विल टेक, ओनली वन, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, डिपेंड करता है वो कैसे जगह में है। जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे इमेजिन कर लो, ओके, एक लाइन और है, ये लाइन ऐसे जा रहा है, तो अभी ना ये कुछ एंगल कर रहा होगा, इसके साथ कुछ एंगल कर रहा है, इसके साथ भी कुछ एंगल कर रहा है, और इसके साथ भी कुछ एंगल कर रहा है। तो इसके साथ मान लेते ये एंगल कर रहा है, इसके साथ ये एंगल कर रहा है, और इसके साथ मान लेते ये एंगल कर रहा है। लेकिन जब ये लाइन को बढ़ा दोगे आगे, अगर ये लाइन को आगे बढ़ा दोगे, ऐसे करके आगे चल जाएगा, तो फिर इसके साथ और कुछ एंगल कर रहा होगा। यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल कर रहा था, ये एंगल अभी ये वाला एंगल भी कर रहा है। ऑलराइट, और सबको दिखाई दे रहा है कि ये एंगल हमारा जितना होगा, मान लेते हैं अल्फा है, ये एंगल पाई माइनस अल्फा होगा। मतलब एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल कर सकता है, अल्फा और पाई माइनस अल्फा। वाई के साथ भी बीटा और पाई माइनस बीटा, जेड के साथ गामा और पाई माइनस गामा। बोलोगे सर ऐसा मतलब डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी ये तो दो एंगल बना दिया, ये सबको समझ में आ गया। अब बात आ गया क्या, अगर वो एंगल अल्फा बीटा गामा हम देते हैं, तो उनका अगर DCS ले लेंगे, नहीं उसका अगर कोसाइन ले लेंगे, कोसाइन मतलब एक लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल करता, हम एक डायरेक्शन का बात करेंगे, दूसरा डायरेक्शन में क्या होगा, बहुत बड़ा चीज नहीं होगा, जो भी अल्फा बीटा गामा के लिए जो निकला होगा DCS, और पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा के लिए उसका नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, मतलब साइन चेंज होकर वो आ जाएगा। तो उसको निकालने का हमारे लिए दूसरा मतलब दूसरे बार करने का जरूरत नहीं, उसका नेगेटिव साइन लेके हम कर सकते हैं, साइन चेंज करके कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा था क्या, एक लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल करता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा करता है, जेड एक्सिस के साथ गामा करता है, तो उनका कोसाइन ले लेंगे, तो उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और उनको डिनोट कैसे किया जाता है, LMN में, L M N। तो L इज योर cos अल्फा, M इज योर cos बीटा, और N इज योर cos गामा। L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा, और N इज इक्वल टू हमारा हो गया क्या, cos गामा। दिस इज द formula for DCS of a line, subject to this condition कि L square plus M square plus N square is equal to 1 होता है। मतलब हम बोलेंगे कि एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा के 30 डिग्री किया, वाई के साथ 45 डिग्री किया, जेड के साथ 90 डिग्री किया, हम अपने मन से बोल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता।
अगर वो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 करता है तो ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो नहीं कर सकता। सो दिस इज व्हाई L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऐसा क्या कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्या cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा लाइन का डीसीएस जो है, उसके लिए ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। ओके, गॉट इट? यहां तक समझ में आया? यस। तो अगर लाइन एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का डीसीएस होता है 100, क्योंकि एक्स एक्सिस अपने साथ 0 डिग्री करता है और y के साथ 90 करता है, z के साथ 90 करता है। तो एक्स एक्सिस का 100 हो गया, y एक्सिस का हो गया 010 और z एक्सिस का हो गया 001। यू शुड रिमेंबर कि डीसीएस ऑफ एक्स एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस क्या होता है। अब सबको डीसीएस के बारे में पता चल गया। डीसीएस के लिए अल्फा बीटा गामा चाहिए। वंस वी गॉट अल्फा बीटा गामा तो हम आराम से डीसीएस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, डीआरएस या फिर डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज या फिर डीआरएस। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, कोई भी 3 नंबर, एनी 3 नंबर्स, एनी 3 नंबर्स, एनी 3 नंबर्स A B C proportional to L M N are DRS of the line। मतलब एक लाइन का डीआरएस क्या होगा, कोई भी 3 नंबर है, कोई भी 3 नंबर जो कि डीसीएस को परफेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हो गया क्या, A by L is equal to B by M is equal to C by N, ये तो होना चाहिए। A by L is equal to B by M is equal to C by N होना चाहिए। हम DCS को LMN में डिनोट करते हैं और तो फिर DRS को ABC में डिनोट करते हैं। ABC कोई भी 3 नंबर। अब क्योंकि ये कोई भी 3 नंबर में बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि DCS इज यूनिक है। DCS यूनिक होता है, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन DRS इज नॉट यूनिक। DRS इज नॉट यूनिक। सोचो कुछ ऐसा है, 1/√2, सोचो 1/√2 और क्या है 0, 1/√2 और 0 नहीं, कुछ और नंबर लेते हैं सपोज, अच्छा छोड़ो ऐसे नहीं, 1/√3 और ये 1/√3। किसी एक लाइन का डीसीएस ये डीसीएस में बोल सकता हूं क्योंकि इनका स्क्वायर करके ऐड करने से 1 होता है, तो दिस इज डीसीएस। क्या इसके साथ प्रोपोर्शनल है 2 2 2? हाँ है, ये 2 2 2 इसके साथ प्रोपोर्शनल है, तो दैट मींस 2 2 2 कैन बी डीआरएस। ये हमारा डीआरएस हो सकता है। क्या -2 प्रोपोर्शनल है? ऑब्वियस बात है, ये भी प्रोपोर्शनल है, मतलब ये भी डीआरएस हो सकता है। अच्छा, अब ये लाइन का डीआरएस 2 ठो तो हो चुका है अभी तक, लेकिन ये तो यहाँ पे भी हो सकता है डीसीएस में भी, क्योंकि माइनस उसमें आ सकता है। -4 क्या डीआरएस हो सकता है? यस, बिकॉज दीज आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/√3 मतलब ये भी डीआरएस हो सकता है। मतलब डीआरएस बहुत कुछ हो सकता है एक लाइन का, समझ रहे हो मेरे बात? एक लाइन का डीआरएस क्या होता है? अनगिनत हो सकता है, बहुत सारे डीआरएस हो सकता है। तो ये हमारा हो गया डीआरएस, लेकिन डीसीएस एक तो होगा। हम अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर वाला डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट विल गिव यू 1 वे। अगर नीचे वाला डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इट विल गिव यू अदर सेट, उसका नेगेटिव वैल्यू ही आएगा खाली, इतना है।
लेकिन हम तो एक डायरेक्शन में जाएंगे, हम ऊपर डायरेक्शन में खाली जाएंगे या क्या करेंगे, तो हमको DCS 1 मिलेगा, हम मान सकते हैं। DRS हमारा 2 मिल गया। इतना समझ में आ गया सबको? 2 नहीं, इनफाइनाइट। तो DRS और DCS के बारे में सबको अभी समझ में आ गया। अब बात है कि अगर हमको DRS दे दिया है, कभी अगर हमको DRS दे दिया है, DCS नहीं दिया है, तो DRS से DCS निकाल सकते हैं क्या? क्या मैं DRS से DCS निकाल सकता हूं? मतलब we are given with A, B, C. We have to find out L, M, N. अभी तक मेरे को पता है कि L is cos alpha, M is cos beta, N is cos gamma. और ये भी पता है कि A by L, B by M, C by N होता है। क्या मैं A, L, B, M, C, N से L, M, N निकाल सकता हूं? मतलब we are given with ABC, can we find the LMN? तो let us see. हम अभी रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन में चले जाते हैं। रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन में सब कोई पढ़ा होगा कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट ओवर बाय L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का रूट ओवर, ये होता है। सब कोई पढ़ा है कि नहीं? Yes. A by L, B by M, C by N is equal to this one. अब ये पार्ट हमारा 1 हो गया, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ये पार्ट हमारा 1 हो गया, क्योंकि ये 1 होता है। क्योंकि ये 1 हो गया, इसका मतलब A by L is equal to root under A square plus B square plus C square. So your L is A by root under A square plus B square plus C square. ऐसे ही L का वैल्यू आ गया, M का वैल्यू आ गया, N का वैल्यू आ गया। हमको या तो पॉजिटिव लेना है या फिर नेगेटिव लेना है, और दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों नहीं लेना है। ठीक है, वो हमको सवाल में देखने से पता चल जाएगा कि व्हाट टू टेक। ऑलराइट, विल टेक पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव लेंगे नहीं। नेगेटिव हमको अगर 2 ठो पूछा होगा तो हम नेगेटिव लेंगे। ओके, अब पता भी चल जाएगा क्या लेता है, वो क्वेश्चन आने से पता चल जाएगा। ऑलराइट, ओके, ये हो गया हमारा क्या, DRS से DCS, DCS from DRS, DCS from DRS। अच्छा, इसका मतलब L, M, N निकालने का हमारे पास 2 तरीका निकल चुका है। L, M, N निकालने का हमारे पास 2 तरीका निकल चुका है। What are those? कौन सा 2 तरीका है? पहला तरीका हो गया L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta और N is equal to cos gamma। ये हमारा पहला तरीका हो गया। L, M, N अगर दे दिया है तो अल्फा बीटा गामा दे दिया है तो निकाल सकते। दूसरा तरीका क्या हो गया, L is equal to A by root under A square plus B square plus C square, ये दूसरा तरीका हो गया। मतलब DCS निकालने के लिए या तो मेरे को अल्फा बीटा गामा देगा या फिर ABC देगा। अब हम क्या करें, अगर हमारे पास लाइन का ऊपर 2 पॉइंट दिया है खाली, अगर हमारे पास लाइन का ऊपर 2 पॉइंट खाली दिया है तो फिर हम कैसे निकालें? लाइन का ऊपर अगर खाली 2 पॉइंट दिया है तो हम कैसे निकालें? उसका DRS कितना है, उसका DRS कितना है वही। सो तरीका क्या होता है, x2 minus x1 खाली कर देंगे तो DRS निकल के आ जाएगा। x2 minus x1 करेंगे तो A हो गया, y2 minus y1 करोगे तो B हो गया, और z2 minus z1 करोगे तो ये C हो गया। कोई चाहेगा तो x2 minus x1 ना करके x1 minus x2 भी कर सकता है, y1 minus y2 भी कर सकता है, z1 minus z2, जो करेगा तीनों में सेम करेगा। या तो x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, या फिर x1 minus x2 y1 minus y2 z1 minus z2।
इसका मतलब अगर लाइन का ऊपर 2 पॉइंट दिया है तो हम निकाल सकते हैं आराम से। क्या चीज निकाल सकते हैं आराम से? उसका DRS। ओके, x1 y1, x2 y2, x3 y3, या फिर सॉरी x1 x2, y1 y2, z1 z2, दिस इज DRS। और DRS मिल गया तो DCS मिल गया, क्योंकि DCS निकालने का 2 तरीका होता है। यहां तक सबको समझ में आएगा चीजें? यस। चलो अब 1-2 सवाल करते हैं, फिर आगे क्या है डिस्कशन करेंगे। सवाल क्या बोला है? फाइंड द DCS ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। मतलब वो लाइन x एक्सिस का साथ, y एक्सिस का साथ, z एक्सिस का साथ सेम एंगल किया है, तो उसका DCS निकाल के बता दो। तो हम लिखेंगे लेट गिवन ए इफेक्ट, गिवन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, गिवन अल्फा is equal to beta is equal to gamma. Therefore, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1 becomes, ये तो 1 है नहीं, becomes क्या हो जाएगा? cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha is equal to 1. 3 times of cos square alpha is equal to 1. Cos square alpha is equal to 1 by 3. Cos alpha is equal to 1 by root 3 is equal to plus minus भी लिख सकते हैं, plus minus 1 by root 3. So that will be your cos beta and that is your cos alpha. Therefore, DCS R 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3 और minus 1 by root 3, minus 1 by root 3, minus 1 by root 3। तो ये चीज अपना माइंड में अभी सेट हो जाना चाहिए कि अगर एक लाइन इक्वल इंक्लाइंड टू द एक्सिस है तो उसका जो DCS है वो 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3 होता है। हम आगे इसको डायरेक्ट यूज कर देंगे। इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस का लाइन जो है उसका क्या बोलते हैं, उसका DCS 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3 होता है या फिर माइनस ऑफ दैट वन होता है। क्लियर है लोग? यस। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। फाइंड DCS ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू दिस। एक लाइन का ऊपर भी 2 पॉइंट दिया है, हमको बोला है कि उसका DCS निकाल के बताओ। तो हम बोले कि DCS निकालने का 2 तरीका, या तो अल्फा बीटा गामा दिया है तो DCS निकलेगा, या फिर ABC दिया है तो DCS निकलेगा। अल्फा बीटा गामा यहाँ पे दिया नहीं है तो ABC निकालने का कोशिश करते हैं। ABC निकालने का तरीका 2 पॉइंट अगर दे देता है तो ABC निकल जाता है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिया है तो ABC हमारा निकल के आ जाएगा। तो ABC क्या हो जाएगा? A का वैल्यू हो जाएगा कितना? 4 - 2। B का वैल्यू हो गया हमारा कितना? 1 - 3 और C का वैल्यू हो गया हमारा कितना? व्हाट इज इट? 2 - 4। अच्छा, सारे 2 का फॉर्म में आ रहा है। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा -2, ये भी हमारा -2 आ गया। तो अगर हम a² + b² + c² का रूट ओवर लेते हैं तो कितना आता है? a² + b² + c² का रूट ओवर, तो ये 4 + 4 + 4 का रूट ओवर दैट इज 12 आया, जो कि 2 √ 3 आ गया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस। तो फिर इसका DRS क्या हो जाएगा? DCS क्या हो जाएगा? DCS का 3 होता है, डायरेक्शन कोसाइंस 3 होता है, डायरेक्शन कोसाइंस, इसीलिए DCS R हम लोग लिखते हैं। DCS R, DCS क्या लिखते हैं? DCS R क्या हो जाएगा? A का वैल्यू 2 है बाय 2 √ 3, कॉमा B का वैल्यू हमारा -2 है -2 बाय 2 √ 3, कॉमा C का वैल्यू हमारा -2 फिर से है बाय 2 √ 3। सो ये बन गया हमारा कितना? 1 by √3, फिर आ गया हमारा -1 by √3, फिर ये हमारा आ गया -1 by √3।
तो ये हमारा आ गया क्या DCS ऑफ द लाइन। अच्छा, या तो ये लेंगे या फिर हम यहाँ पे माइनस, ये तो प्लस के लिए लेके माइनस लेके करेंगे तो ये -1/√3 1/√3 1/√3 आ जाएगा वो लाइन का DCS। ओके, सो यू टेक पॉजिटिव, ऐसा करो कि पहला वाला जो पॉजिटिव आएगा उसी हिसाब से लेके कर लो। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में जो दिया होगा उस हिसाब से सोच कर भी कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये सुनो। Yes, sir. Yes. अच्छा, अब हम देखते हैं क्या प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन अनदर लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन अनदर लाइन, एक लाइन का प्रोजेक्शन और एक लाइन के ऊपर क्या होगा। अच्छा, लाइन का प्रोजेक्शन छोड़ दो, पॉइंट का प्रोजेक्शन देखते हैं। पॉइंट का प्रोजेक्शन देखते हैं पहले। प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट का प्रोजेक्शन का बारे में अगर बात करेंगे, एक होता है प्रोजेक्शन, एक होता है इमेज, है ना। अगर हम प्रोजेक्शन का बारे में बात करेंगे तो इट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मतलब जो पॉइंट बोला है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ड्रॉप करने के बाद वो जहां पे पहुंचेगा वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया, उसका कोऑर्डिनेट्स जो होता है वो हो गया क्या प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट। तो अगर मैं लिखूं कुछ ऐसा, प्रोजेक्शन ऑफ, अगर ऐसा लिखता हूं मैं, प्रोजेक्शन ऑफ x, y, z ऑन x, y, z प्रोजेक्शन पॉइंट, उस पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन। अगर मैं x एक्सिस का ऊपर बोलता हूं इज, क्या आ जाएगा, x एक्सिस के ऊपर आएगा तो x का कोऑर्डिनेट रहेगा, y और z 0 हो जाएगा। मतलब अगर x y z का प्रोजेक्शन x एक्सिस के ऊपर बोला जाए तो इट विल बी x 0 0, y एक्सिस का ऊपर बोला जाए तो इट विल बी 0 y 0, और अगर z एक्सिस का ऊपर बोलते हैं तो इट विल बी 0 0 z। मतलब एक पॉइंट का प्रोजेक्शन तीनों एक्सिस पे क्या है पता चल गया। अब तीन लाइन में करते हैं, सॉरी तीनों प्लेन में। xy प्लेन में अगर हम लेते हैं इज, x रहेगा, y रहेगा, z हमारा 0 हो जाएगा। yz में अगर करेंगे तो इसमें नहीं है क्या, x नहीं है तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, y का वैल्यू रहेगा, z का वैल्यू रहेगा। ऐसे अगर zx प्लेन में करें तो इसमें x का वैल्यू रहेगा, y 0 हो जाएगा, z आ जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट इज नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लिखता हूं उसको, प्रोजेक्शन of a point is foot of perpendicular। ठीक है, एक पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर कभी बोलता है तो होता है क्या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस और x y y z z एक्सिस में हम प्लेन में निकाल दिए। अब बात हो रहा है लेकिन क्वेश्चन में क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, एक लाइन का प्रोजेक्शन हो रहा है और अनदर लाइन, एक लाइन का प्रोजेक्शन हो रहा है एक और लाइन का ऊपर। मतलब यहां पे कुछ ऐसा दिया है, ये एक लाइन है और ये एक और लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन है और ये एक और लाइन है। ये लाइन प्रोजेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वाला लाइन हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है। कौन सा लाइन प्रोजेक्ट हो रहा है, ये वाला लाइन, ब्लू वाला लाइन प्रोजेक्ट हो रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, ब्लू वाला लाइन जो दिखाई दे रहा है हमको, तो ब्लू वाला लाइन का दोनों पॉइंट से, दोनों एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे ये रेड वाला लाइन का ऊपर। तो ड्रॉप करने का बाद हमारा क्या होगा, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया। ये ब्लू लाइन जो है हमारा ये AB लाइन है, ब्लू लाइन हमारा AB लाइन है, A
जो कि हो गया नहीं PQ लाइन, P हो गया हमारा x1, y1, z1 और ये Q हो गया जो कि हमारा x2, y2, z2 है। तो PQ को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं इसका ऊपर AB का ऊपर, और AB का ऊपर हमको पता है क्या, इसका L कितना है, M कितना है और N कितना है। मतलब जो लाइन प्रोजेक्ट हो रहा है उसका एंड पॉइंट्स पता होना चाहिए, जिस लाइन का ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है उसका DCS पता होना चाहिए। तो फिर हमको ये जो प्रोजेक्शन हो गया P डैश और ये हमारा Q डैश, P डैश Q डैश का लेंथ जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB। और ये लेंथ जो होता है ना, ये हमारा कितना है, लेंथ होता है क्या, LMN, इसका दिया है x1, y1, z1, x2, y2, z2 इसका दिया है, L into x2 minus x1 plus M into y2 minus y1 plus N into z2 minus z1। हो सकता है ये पॉजिटिव आए, हो सकता है ये नेगेटिव आए, नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें पॉजिटिव आने का कोई गारंटी तो नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका मॉड भी ले लेंगे साथ में, इसका क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, मॉड ऑफ दिस वैल्यू। मतलब ये नेगेटिव अगर आएगा तो उसका मॉड ले लेंगे, पॉजिटिव आएगा तो फाइन, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन अनदर लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन x एक्सिस, x एक्सिस का पता है सबको, L का वैल्यू 1 होता है, M का वैल्यू 0 होता है, N का वैल्यू 0 होता है। तो L के जगह में 1 आ गया तो x2 minus x1, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए x2 minus x1 हो गया। मतलब कोई भी लाइन का प्रोजेक्शन अगर x एक्सिस का ऊपर करोगे तो लाइन का एंड पॉइंट दोनों को माइनस कर देना, उसका मॉड ले लेना, अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर देना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। समझ में आ गया सबको प्रोजेक्शन के बारे में? ये सुनो जल्दी से बोलो। Yes. चलो अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन करते हैं इसको। हमको बोला है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन दिस। चलो दिस लाइन का प्रोजेक्ट हो रहा है, उसका हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। P ले लेते हैं, P हो गया हमारा क्या, 1 2 4 1 2 4 और Q हो गया दूसरा वाला 2 5 3 2 5 3। अब हमको बिट A में बोला है क्या, बिट A में क्या बोला है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन ऑफ PQ, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन x एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलने से तीनों का साथ निकालना पड़ेगा, x के साथ कितना है निकालना पड़ेगा, y के साथ कितना है निकालना पड़ेगा और z के साथ निकालना पड़ेगा। क्या होता है, दिस माइनस दिस कर देंगे, काम खत्म। 2 minus 1, इसका मॉड लेना होता है, मॉड का काम होता है पॉजिटिव करना, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड का क्या जरूरत। देन प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन y एक्सिस, अगर मैं y एक्सिस ले लूं तो फिर y का माइनस कर दूंगा 5 minus 2, उसका भी मॉड होता है, मॉड का काम पॉजिटिव करना होता है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई मतलब नहीं है मॉड देने का। और अगर मैं z एक्सिस का तरफ ले लूं तो व्हाट वी आर गेटिंग 3 minus 4 और इसका हम करेंगे क्या, मॉड, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो दैट इज 1। तो एक लाइन का प्रोजेक्शन x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस का ऊपर पता चल गया। अच्छा अगर बोलता xy प्लेन में है तो मान लेते हैं इसका प्रोजेक्शन xy प्लेन में बोलता, PQ का प्रोजेक्शन ऑन xy प्लेन, अगर ऐसा बोलता, अगर xy प्लेन में बोलता तो P' क्या हो जाता है जानते हो, xy प्लेन में z 0 हो जाता है, xy प्लेन में z 0 हो जाता है तो इसका z 0 कर दो 1 2 0 और Q' क्या हो जाएगा 2 5 0। That's all। PQ में से P को प्रोजेक्ट कर दिया xy प्लेन में, Q को प्रोजेक्ट कर दिया xy प्लेन में,
P डैश और Q डैश निकल के आ गया, तो हमको P डैश Q डैश चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला डाल दो, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर और साथ में इसका रूट ओवर, जो क्या गया हमारा क्या रूट ओवर ऑफ 10। आया समझ में सबको? अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में बोलता है तो दिस इज व्हाट विल डू। ओके, अब हमको बोला है कि एक लाइन का पोजीशन एक और लाइन का ऊपर। अब हम बिट बी में आ जाते हैं। बिट बी हमको क्या बोला है? बिट बी बोला है कि हमको प्रोजेक्ट करना है PQ को ऑन AP। PQ का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन AP। तो ये हमारा एक लाइन हो गया, AB लाइन हो गया, और ये सोचो हमारा PQ लाइन है, ठीक है, दिस इज योर PQ लाइन। ऑलराइट, ये हमारा AB लाइन है, ये हमारा PQ लाइन है। अब हमको प्रोजेक्ट करना है, मतलब ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये पॉइंट से परपेंडिकुलर बन गया यहाँ पे और ये पॉइंट से परपेंडिकुलर बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमको क्या करना है? निकालना है क्या? ये प्रोजेक्शन कितना है, ठीक है। चलो, ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P और ये पॉइंट को नाम दे देते हैं Q। P का पॉइंट लिख लेते हैं 1 2 4, ये हो गया हमारा 1 2 4, ये हमारा हो गया 2 5 3। फिर जिसका ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है उसका नाम दे देते हैं A और B, जो कि 3 4 5 और 4 - 1 2 है। ये हो गया हमारा 3 4 5 और ये हमारा हो गया 4 - 1 और 2। ये A है और ये B है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है। तो हमको क्या चाहिए? प्रोजेक्ट जो हो रहा है उसका दो एंड पॉइंट चाहिए, जिसका ऊपर हो रहा है उसका DCS चाहिए। तो हो रहा है इसका ऊपर, तो इसका चाहिए DCS। अब DCS निकालने का दो तरीका सबको याद रखना है ना। DCS जब भी सुनेगा DCS निकालने का बात आ गया तो फिर याद कर लेना दो चीज, क्या अल्फा बीटा गामा दिया है या फिर ABC दिया है। तो अल्फा बीटा गामा तो दिया नहीं, बोलो उसको। क्या ABC दिया है? नहीं दिया है। तो फिर ABC निकालते कैसे है? अगर अल्फा बीटा गामा नहीं दिया है तो उसको तो भूलना है। ABC वो भी तो नहीं दिया है तो उसको भी भूलना है। लेकिन अगर हम थोड़ा याद करेंगे, ABC निकालने का तरीका आता है। दो पॉइंट दिया है तो ABC तो आराम से निकल ही जाता है। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, बस ABC निकल गया। फिर L a/√a² + b² + c² ऐसे करके निकालेंगे। तो क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, जो जिसका तो आसानी क्वेश्चन एनालाइज क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है। जिसका ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है उसका एलिमेंट चाहिए, जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसका दो पॉइंट चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे ABC निकालते हैं। A हो गया हमारा कितना? x2 - x1, तो 4 - 3 1 हो गया। B हो गया हमारा कितना? y2 - y1, दैट इज -1 - 4 इज इक्वल टू -5, और C का वैल्यू जो है ना वो कितना आ गया? 2 - 5, दैट इज -3। Therefore a² + b² + c² इसका रूट ओवर मतलब हो गया 1 + 25 + 9 का रूट ओवर। जो आएगा उसी को लेना है, डरने का कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि नंबर आएगा नेचुरल नंबर आएगा या इंटीजर आएगा, ऐसे कोई जरूरत नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो लेट इट बी लाइक दिस। तो हमारा L का वैल्यू आ गया 1/√35, M का वैल्यू आ गया -5/√35 और N का वैल्यू आ गया हमारा -3/√35। तो ये हमारा एलिमेंट निकल के आ गया। क्लियर? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस। अब हम निकालते हैं P' Q'।
ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन। तो इसको हम लिख देते हैं P डैश, इसको लिख देते हैं Q डैश। P डैश Q डैश कैसे निकलेगा? L हो गया 1/√35 into x2 minus x1। x2 minus x1 पॉइंट से निकलेगा 2 minus 1 प्लस m का वैल्यू हो गया -5/√35 into y2 minus y1 जो कि 5 minus 2 है। ओके, एंड फिर n का वैल्यू हमारा क्या है? -3/√35 -3/√35 into z2 minus z1 जो कि हो गया हमारा 3 minus 4 एंड आई थिंक इट इज कमिंग नेगेटिव क्योंकि ये बड़ा हो रहा है। नहीं, हाँ नेगेटिव ही आ रहा है, तो विल हैव टू पुट ए मॉड हियर। अगर पॉजिटिव आता क्या हो गया? ओके, अगर पॉजिटिव आता तो कोई मतलब नहीं था, नेगेटिव आया इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? मॉड देना पड़ेगा। तो व्हाट इज कमिंग? ये 1 आ गया, ये हमारा कितना आया? +3, 1 + 3 4, और ये हमारा कितना है? 15। 11/35 11/35 का रूट ओवर दिस मच ऑफ यूनिट। क्या सही लिखा मैं? चेक कर लेना कैलकुलेशन और कुछ होगा तो। सो दैट इज व्हाट योर प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन अनदर लाइन। नेक्स्ट कम्स एंगल बिटवीन टू लाइंस। हम 3D में जब पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्या फॉर्मूला होता है? दो लाइन के भीतर एंगल निकालने के लिए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हमको क्या करना पड़ता है? वो दोनों लाइन का या तो DRS जानना पड़ता है या फिर DCS जानना पड़ता है। ये सारे फॉर्मूला है ना, प्रूव हम कर सकते हैं। ये जितना सारा फॉर्मूला हम लोग पढ़े अभी, सारे फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। मतलब प्रोजेक्शन का भी वो फॉर्मूला हम प्रूव कर सकते हैं, अभी एंगल कैसे निकला वो भी प्रूव कर सकते हैं, हम वेक्टर का मेथड यूज करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं। बट बेटर यू रिमेंबर द फॉर्मूला, एट द एंड वी हैव टू अप्लाई दिस वन। बस इस फॉर्मूला में जो चीज है वो सारी चीज का ऊपर हमको मतलब चीजें हमको पता होना चाहिए। वो चीज अगर हम डाउट में रहेंगे कि सर ये L क्या है, M क्या है, ये सब क्या है, तो फिर हमको पूरा चीज डिटेल्स में जानना पड़ेगा। पेरीमेंट, तो अगर थीटा इज एंगल बिटवीन टू लाइंस AB एंड AC और वो दोनों लाइन का DCS दे दिया है, तो फिर हमारा एंगल का फॉर्मूला हो गया क्या? cos थीटा = L1 L2 + M1 M2 + N1 N2। cos थीटा = L1 L2 + M1 M2 + N1 N2। और अगर हमारा DCS का बजाय DRS दे दिया है तो हमारा फॉर्मूला आ गया cos थीटा = A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 by √A1² + B1² + C1² A2² + B2² + C2²। ये हमारा दो लाइन के भीतर में एंगल निकालने का तरीका हो गया। प्रूव आराम से कर सकते हैं, इसको वेक्टर मेथड में प्रूव कर सकते हैं। दो, क्योंकि 3D को हम वेक्टर लेके करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाता है, काफी सारी चीजें। ठीक है, एक वेक्टर A ले लेंगे, एक वेक्टर B ले लेंगे, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? दो पॉइंट है, ये हो गया और ये हो गया दूसरा लाइन। दिस वन इज वेक्टर A, दिस वन इज वेक्टर B। क्या हो गया? दिस इज वेक्टर A सपोज, दिस इज वेक्टर B सपोज, है ना? ये एंगल हमारा थीटा हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x1 i के, y1 j के, z1 k के। अगर मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूँ, सुनो, अगर मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूँ 0 0 0, इसको मैं ले लूंगा क्या बोलो तो A1 B1 C1 ही ले लेता हूँ। A1 B1 C1 ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा A2 B2 C2। तो हमको पता होना चाहिए कि ये लाइन का DRS जो है A1 - 0 B1 - 0 C1 - 0 होगा। इस लाइन का DRS A2 - 0 B2 - 0 C2 - 0 होगा। मतलब ये दो लाइन का DRS यही है, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। तो ये दोनों में एंगल थीटा कैसे निकलता है? तो वेक्टर का फॉर्म में कर सकते हैं ना इसको।
इसको ए वेक्टर ले लेंगे, a1 a कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप, एंगल बिटवीन द वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय mod a mod b। a डॉट b निकालोगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कर दोगे, ये हो जाएगा बाय mod a मतलब ये, mod b मतलब ये। और इसको अगर मैं सेपरेट करके लिख लूं ना तो a1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू a2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि L1 और L2 हो जाएगा। स्टिल हमको जानने का जरूरत नहीं है कि कैसे आया फॉर्मूला, हमको फॉर्मूला लर्न करने से मतलब है। डाउट होगा 3D में तो वेक्टर बना दो, काम खत्म, बन जाएगा। वेक्टर तो हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अभी अपना दिमाग में सेट होगा कि भाई दो लाइन में एंगल निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला जानते हैं। दो लाइन में एंगल निकालने के लिए हमको या तो दोनों का डीआरएस पता होना चाहिए या फिर दोनों का डीसीएस पता होना चाहिए। अगर डीआरएस पता है तो फिर a1 into b1 b2 c1 c2 by root under a1 square b1 square c1 का ऐड हो जाएगा बीच में, और a2 square b2 square c2 square उसका भी रूट अंडर। अगर डीसीएस पता है तो cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2। फिर बात आ गया पैरेलल परपेंडिकुलर का कंडीशन, क्योंकि एंगल पढ़ने के बाद हम फटाफट वही चीज पढ़ते हैं। तो पैरेलल होता है कब, जब a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 होता है, और L1 by L2 इज इक्वल टू M1 by M2 इज इक्वल टू N1 by N2 होता है। परपेंडिकुलर कब होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है, या फिर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस M1 M2 इक्वल टू 0 होता है। तो इतना तक कि हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना। एनीवे चलो, अब हमको पता चल गया कि एंगल निकालते कैसे हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम दो लाइन का भीतर में एंगल कैसे निकालते हैं। ओके, चलो उसको यूज करके अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया। पहला क्या, इसमें 3 बिट है A B C, ठीक है। बोला क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन फर्स्ट बिट डायगोनल्स ऑफ द क्यूब, सेकंड बिट डायगोनल ऑफ द क्यूब एंड डायगोनल ऑफ द फेस, थर्ड बिट डायगोनल ऑफ द क्यूब एंड वन एज ऑफ द क्यूब। चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम क्यूब करते हैं। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं वेक्टर में भी। वेक्टर में खाली डायगोनल्स बिटवीन द क्यूब किए थे, अब इसमें 3 केस लेके कर रहे हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, क्या चीज बोलते हैं उसको, एक तो क्यूब बना लेते हैं। तो उसमें से तीनों बिट हम निकाल लेंगे। ये हमारा क्यूब हो गया। ओके, ये हमारा क्यूब हो गया। दो स्क्वायर बनाओ। मैं जैसे बना रहा हूं ऐसे बनाना, पहले स्क्वायर बना देना, फिर इसके ऊपर एक और स्क्वायर बना देना। लेफ्ट हैंड साइड में नहीं बनाना है, राइट हैंड साइड में बनाना है, क्योंकि मैं जैसे बनाऊंगा मेरा हिसाब से लिखोगे सब। अगर लेफ्ट हैंड साइड में बनाओगे तो कोऑर्डिनेट सारे गड़बड़ हो जाएगा। राइट हैंड साइड तब कॉर्नर में बना देना दूसरा। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ, इसको ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो है ना, ये हमारा क्यूब बन गया। इसको 3 एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, और इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस। हो गया, ये हमारा क्यूब बन गया। इसके कोऑर्डिनेट सब डाल देते हैं, नेमिंग कर देते हैं पहले OA, BC, DE, F और ये G, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका 6 फेस है, 6 फेस। हम देख सकते हैं फेस सबका नाम क्या है, OABC जो नीचे में फेस है। ऊपर वाला फेस क्या है, DEFG। राइट हैंड साइड वाला फेस क्या है, BCDG। और लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस क्या है, OAFE। और इधर फ्रंट वाला फेस इस तरफ जो आ रहा है वो क्या है, ABGF। और पीछे वाला फेस क्या है, CDEO। आई होप सारे को फेस समझ में आ गया सारे, ठीक है।
अब इसका डायगोनल्स क्या होगा? देखो कोई भी पॉइंट ले लो नीचे वाला फेस में से और ऊपर वाला फेस को देखो, नीचे फेस और ऊपर फेस देखो, नीचे फेस और ऊपर फेस। अब डायगोनल बोलने से क्या होगा? ऑपोजिट होगा। ओ जाके जॉइंट होगा किसके साथ जॉइंट होगा? ओ जाके जॉइंट होगा जी के साथ। ओ जी हो गया डायगोनल। और कौन सा होगा? ए जाके कहां किसके साथ कनेक्ट होगा? ये डी के साथ। ए जाके डी के साथ कनेक्ट होगा। ये बी जाके किसके साथ कनेक्ट होगा? ये ई के साथ कनेक्ट होगा। और सी जाके एफ के साथ कनेक्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब आर, द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब आर OG BE OG AD BE CF OG AD BE CF ये बन गया डायगोनल्स। चलो अब एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट डालते हैं। क्योंकि क्यूब है तो इसका सारे साइड सेम होगा। लेट लेंथ ऑफ each side of the cube is a। सारे साइड का लेंथ जो है ना वो a है। अब हम काम करते हैं, क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेट्स। o का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0 0 0। वो तो ओरिजिन है ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स हमारा 0 0 0 हो गया। 0 0 और 0। चलो अब a का कोऑर्डिनेट्स में आ जाते हैं। a का कोऑर्डिनेट्स, a हमारा x एक्सिस का ऊपर है तो x रहेगा, y और z 0 हो जाएगा। a 0 0। अब हम b में आ जाते हैं। b हम देख रहे हैं कि पूरा नीचे है। नीचे हमारा प्लेन क्या है? x और y प्लेन है। x y प्लेन, x y प्लेन में क्या होता है? x होता है, y होता है, z 0 होता है। तो x कितना होगा? a। y कितना होगा? वो b है। z कितना होगा? 0। तो ये निकल गया b। अब c हमारा y एक्सिस है तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा हमारा क्या? 0 a 0। अब आ गया हमारा d हमारा y और z प्लेन में है, मतलब x का वैल्यू इसमें 0 हो जाएगा। 0 a a। अब हम e लेते हैं, e हमारा z एक्सिस का ऊपर है तो इसका 0 0 a हो जाएगा। f लेंगे तो f हम देख सकते हैं, ये जो देख रहे हो x और z प्लेन में है। x z प्लेन में है मतलब y 0 हो जाएगा। तो a 0 और a, और लास्ट में g जो पूरा ऊपर ही है मतलब स्पेस में है तो इसका कोऑर्डिनेट्स a होगा। ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बिट करना, मतलब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक बिट, ए बिट से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम ए बिट बोला है क्या? 2 ठो डायगोनल, तो कोई भी 2 डायगोनल लेते हैं। लेट थीटा इज एंगल बिटवीन OG एंड AD। बोलोगे सर कोई भी 2 डायगोनल ले लिया क्या? OG एंड AD, सर OG एंड BE लेने से तो अलग आ सकता है, AD एंड BE लेने से अलग आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द फिगर। फिगर का सिमेट्री देख के हमको यह पता चलता है कि कोई भी 2 डायगोनल में सेम एंगल होता है। इसलिए मेरा मन में जो 2 ठो डायगोनल आया दैट आई विल टेक। और कोई और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनीथिंग कैन बी टेकन। कोई भी 2 डायगोनल लिया जा सकता है। मैं ये 2 डायगोनल लिया। चल अब OG और AD का बात करेंगे तो ये तो 2 लाइन हो गया। OG इज ए लाइन, AD इज ए लाइन। तो मेरे को ये दोनों में एंगल निकालना है।
इसका मतलब दो लाइन में एंगल निकालने का मेथड आना चाहिए हमको। दो लाइन में एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए? दो लाइन का डीआरएस चाहिए या फिर डीसीएस चाहिए। अच्छा, डीसीएस निकालने के लिए अल्फा बीटा गामा चाहिए, नहीं है, तो फिर डीआरएस निकालेंगे। डीआरएस निकालने के लिए दो पॉइंट चाहिए, या तो दे दिया है डीआरएस डायरेक्ट, या फिर दो पॉइंट चाहिए। यहाँ पे दो पॉइंट दिया है हमको, इसका मतलब डीआरएस निकल जाएगा। ओजी का डीआरएस निकाल लेते हैं। डीआरएस ऑफ ओजी आर, ओजी का डीआरएस क्या होगा? ओ और जी, माइनस तक खाली करना है डीआरएस निकालने के लिए। a माइनस 0 a, a माइनस 0 a, a माइनस 0 a। हम डीआरएस को ब्रैकेट में नहीं रखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। ब्रैकेट में रख देंगे तो विल बी कंफ्यूज्ड, ये पॉइंट है डीआरएस है क्या है। डीआरएस हमेशा ऊपर रहता है, और कभी कभी अगर हमको ब्रैकेट देना ही है तो हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट, सो दैट इट शुड बी मतलब इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद, क्या बोलते हैं उसका नाम, पॉइंट से। मतलब ये हमारा डीआरएस है उसको पता चलेगा, लेकिन बाइनरी ब्रैकेट देते नहीं है, है ना। डीआरएस ऑफ ओजी हो गया। अब हम निकालते हैं क्या? डीआरएस ऑफ, और एक तो कोई भी एक तो लिया था हम एडी आर, एडी का डीआरएस ए ये हो गया, डी ये हो गया, ए ये है, डी ये है, तो 0 माइनस ए जो कि माइनस ए हो गया, फिर a माइनस 0 a हो गया, a माइनस 0 a हो गया। बोलो सबको समझ में आया? डीआरएस ऑफ ओजी और डीआरएस ऑफ एडी सबको समझ में आया? ये सुनो, चलो अब हम निकालते हैं cos थीटा इज इक्वल टू a1 इंटू a2 माइनस a स्क्वायर, b1 इंटू b2 नहीं a1 इंटू प्लस b1 b2 प्लस a स्क्वायर प्लस c1 c2 ये स्क्वायर आ गया बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, सॉरी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, जो कि सारे हमारा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे भी हमारा आ रहा है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारा cos थीटा का वैल्यू जो है ना वो आ गया a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर। सो हमको तो थीटा चाहिए, थीटा विल बी योर cos इनवर्स 1/3। सो ये 3a स्क्वायर कैसे आया? रूट 3a स्क्वायर दो बार मल्टीप्लाई हो गया तो सेम हो गया। तो फर्स्ट बिट सबको समझ में आया, और यही क्वेश्चन हम लोग वेक्टर में भी किए थे, याद करोगे देखोगे तो वेक्टर का नोट्स देखोगे तो यू विल गेट दैट दिस क्वेश्चन वी हैव सॉल्वड इन वेक्टर आल्सो। ओके, चलो अब हम सेकंड बिट इसका लेते हैं। सेकंड बिट हो गया कि डायगोनल ऑफ द क्यूब। मैं कोई भी डायगोनल लेता हूं, मान लेते हैं फिर से वही ओजी डायगोनल लेता हूं। अब उसके बाद बोला है कि डायगोनल ऑफ द फेस। अब जरा ध्यान से देखो, ओ पॉइंट देखो, ओ पॉइंट से क्यूब का डायगोनल निकला है। अब ओ पॉइंट से अगर हम देखेंगे ना, ओ पॉइंट से फेस का 3 ठो डायगोनल मिला है। 3 ठो फेस ओ के साथ जुड़ा हुआ है, एक तो ये नीचे वाला फेस, एक तो ये लेफ्ट वाला फेस, एक तो पीछे वाला फेस। ये 3 फेस ओ के साथ लिंक्ड है। तो 3 ठो फेस का डायगोनल निकलता है, एक ओ से लेकर बी तक, ओ बी एक ठो फेस डायगोनल हो गया, ओ से लेकर डी तक एक फेस डायगोनल हो सकता है, और ओ से लेकर एफ तक एक फेस डायगोनल हो गया। क्या सभी को तीनों फेस का डायगोनल समझ में आया? ओ के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, ओ के साथ 3 ठो फेस का डायगोनल है, सबको जुड़ा दिखाई दिया क्या? तो O के साथ 3 तो फेस का डायगोनल है, तो फिर हम OG को किसके साथ ले? फिर से वही बात हो गया, ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द फिगर OG OB के साथ जितना एंगल करेगा, OF के साथ भी उतना ही करेगा, OD के साथ भी उतना ही करेगा, किसी को भी ले लो काम चलेगा। तो हम निकाल ले OB और OG में एंगल, ऑलराइट। लेट एंगल बिटवीन, ये बिट B हो गया, let angle between OG and OB is थीटा लिए थे तो इसको अल्फा ले लेते हैं, है ना। तो चलो एंगल निकालने के लिए डीआरएस चाहिए दोनों का। डीआरएस ऑफ OG
R A DRS of OB R A 0. You can see here OB क्या है, O ये B है, A minus 0 A minus 0 A minus 0. So DRS मिल गया तो अभी cos alpha भी मिल जाएगा. Therefore cos alpha is equal to A into A square plus 0 by root under A square plus A square into root under A square plus 0. So this now gives you what? 2A square ऊपर divided by नीचे root 3A into root 2A. चलो अब A कैंसिल हो गया A स्क्वायर के साथ. अब यहाँ पे root 2 है, यहाँ पे 2 है तो ऊपर root 2 आ जाएगा और नीचे हमारा root 3 आ गया. तो फिर हमको अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा? cos इनवर्स रूट अंडर 2/3. मतलब एक ठो फेस का डायगोनल और एक ठो क्यूब का डायगोनल में एंगल हो गया हमारा cos इनवर्स रूट ओवर 2/3. सारे के लिए वही आएगा ड्यू टू सिमिट्री ऑफ द फिगर. अब बिट बी खत्म तो बिट सी चालू करते हैं. बिट सी हमको क्या बोला है? बिट सी बोला है डायगोनल ऑफ द क्यूब एंड वन एज. अब फिर से क्यूब का डायगोनल ओजी लेता हूं और ओ पॉइंट से हमारे पास 3 तो एज निकला हुआ है. कैन यू नेम इट? ओ पॉइंट से हमारे पास एज बोलने से क्यूब का साइड्स जो होता है वो एज हो गया. ओ पॉइंट से हमारे पास 3 तो एज निकला हुआ है. कैन यू सी द टर्म? बता सकते हो क्या? सर OE OC और OA. हाँ, OE OC OA किसी एक को लेके हम कर सकते हैं, वही ले लेंगे सबसे बढ़िया है. लेट बीटा इज एंगल बिटवीन OA एंड OG. तो अभी निकालते हैं DRS ऑफ OA R A 0 DRS of OG R A ये A 0 हो गया ना OA का DRS. सो ये निकल गया. फिर हम क्या कर सकते हैं? cos बीटा इज इक्वल टू ये हो गया A स्क्वायर प्लस 0 बाय A स्क्वायर का रूट ओवर प्लस 0 फिर से रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. सो दिस नाउ गिव्स मी व्हाट? A स्क्वायर बाय A इंटू रूट अंडर 3A. सो ये बन गया 1 बाय रूट 3. इसका मतलब बीटा का वैल्यू जो हो गया cos इनवर्स 1 बाय रूट 3. दिस वैल्यूज शुड बी रिमेंबर्ड. ये वैल्यू जो है ना याद रहना चाहिए. ठीक है ना? ये वैल्यू जो है याद रहना चाहिए सबको. ओके, ये तो बिना निकाले भी हम कर सकते थे क्योंकि क्यूब है और हमको दिखाई दे रहा है कि ये 3 तो जो होता है ये 3 तो हमारा x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस है. क्योंकि 3 x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस है, इसका मतलब ये जो डायगोनल है इक्वल इंक्लाइन उनके साथ रहेगा ही, क्यूब है इसीलिए. तो cos इनको सर्वनाम से डायरेक्ट होना चाहिए. ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है. ओके, इसमें क्या बोला है कि फाइंड द एंगल्स between the lines whose DCS are connected by this and this. ये यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, 2 लाइन का DCS कनेक्टेड है. 2 लाइन का DCS ऐसे कनेक्टेड है तो हमको 2 लाइन का DCS अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, फिर एंगल निकालना पड़ेगा. Find the angle between the lines whose DCS are connected by this one.
तो हमेशा जब दो लाइन का डीसीएस कनेक्टेड होता है ना, तो उनमें दो ठो इक्वेशन ही देता है, हमेशा ऐसे दो इक्वेशन देता है। एक सिंपल सा इक्वेशन रहता है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। कभी कभी ऐसे देता है साथ में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल, नहीं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो नहीं देगा, 2l स्क्वायर प्लस 3l स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर इस टाइप का कुछ देगा, इज इक्वल टू समथिंग ऐसे करके देगा। तो उस केस में हम कैसे निकालें? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो सिंपल सा इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, l का या फिर m का, फिर या फिर n का, या तो l का निकालेंगे या फिर l का, m का या फिर n का। यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि m निकालना आसान है, क्योंकि बाकी सब निकालेंगे तो बाय कुछ करना पड़ेगा, m में करना नहीं पड़ रहा है, तो m निकालना आसान है, तो m ही निकालते हैं। वो जो m का वैल्यू निकलेगा ना, वो m का वैल्यू बाकी जो दूसरा इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो तीन तो अननोन है, अभी दो अननोन हो जाएगा, और वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आएगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो पहले वहां तक पहुंचते हैं, फिर बात करते हैं क्या होगा। यहां से हम उसका आगे नहीं बता सकते, पहले वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होगा। ओके, चलो इस इक्वेशन को लिखते हैं पहले, 3n प्लस m प्लस 5n इज इक्वल टू 0। m का वैल्यू जो है ना आ गया क्या, -3n माइनस 5n। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सोचो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम वो दूसरा इक्वेशन में पुट कर देंगे। therefore 6mn माइनस 2nl प्लस 5lm इज इक्वल टू 0 बिकम्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स क्या हो जाएगा, n का वैल्यू पुट कर लेते हैं, 6n इंटू माइनस 3l माइनस 5n माइनस 2nl प्लस 5l इंटू माइनस 3l माइनस 5n इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा m का वैल्यू यहाँ पे पुट हो गया। अब सारे का सारे चीज जो है ना l और m में है, दिखाई दे रहा है, l और n में है। मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है देखते हैं। माइनस 18 ln माइनस 30 n स्क्वायर माइनस 2 ln माइनस 15 l स्क्वायर माइनस 25 ln इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं खाली वो पता चल रहा, क्या निकलेगा आगे थोड़ा देखते हैं। माइनस 30 n स्क्वायर माइनस 45 ln माइनस 15 l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो माइनस 15 से कैंसिल कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3ln प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑल कैन सी हियर नाउ इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि n में है, n में भी बता सकते हैं कि l में भी बता सकते हैं, किस में भी बोल सकते हैं। बस इसको ब्रेक करना है, चलो ब्रेक कर लेते हैं, देखते हैं। दिस इंप्लाइज, फैक्टराइज करेंगे ना, 2n स्क्वायर प्लस 2ln प्लस nl या फिर ln प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं 2n कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में n प्लस l आया, प्लस l कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में n प्लस l आया इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज n प्लस l इंटू 2n प्लस l इज इक्वल टू 0। चलो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किए तो यहां तक मिला। आगे देखो, इसमें से किसी एक को लेंगे, n प्लस l इज इक्वल टू 0, n प्लस l इज इक्वल टू 0। ओके, if
n plus l is equal to 0 implies n is equal to minus n. ओके, n का वैल्यू आ गया माइनस l. अच्छा, n का वैल्यू क्या निकलेगा? Therefore, equation 1 becomes क्या आ जाएगा देखते हैं. m is equal to minus 3l. m is equal to minus 3l माइनस उसके बाद क्या लिखा है? 5 into n. n तो माइनस n है, प्लस 5n is equal to 2l. 2l. ठीक है, तो हम अभी लिख सकते हैं l is to m is to n is equal to l की जगह में l ही रहने देते हैं, is to m का वैल्यू आया 2l is to क्या आ गया? माइनस l. n का वैल्यू l is to m is to n is equal to l is to minus 2l is to this one. So this can be written as 1 is to 2 is to minus 1. इसका मतलब है कि 1, 2 और minus 1 proportional to lmn है. 1, 2 minus 1 are proportional to lmn है. So हम लिख सकते हैं DRS of first line. फर्स्ट क्या? one of the line. फर्स्ट लाइन में इसको लिखता हूं बट वन ऑफ द लाइन इज या फिर आर 1, 2, -1. सो पहला लाइन का डीआरएस मिल गया. अब हमको एक्चुअली चाहिए क्या? डीसीएस चाहिए. अगर हम डीसीएस डीआरएस होने से भी हमारा काम बनेगा. सॉरी, डीसीएस नहीं, हमको 2 लाइन का डीआरएस चाहिए या फिर 2 लाइन का डीसीएस चाहिए. तो 1 लाइन का डीआरएस तो मिल गया, तो हमारा आधा काम तो हो गया. अभी अगला आधा काम करते हैं, दूसरा वाला लेके करते हैं. if 2l plus n is equal to 0 implies n is equal to minus 2l. जो आसानी से निकलेगा उसी को लेंगे, है ना. अगर मैं n निकालूंगा तो माइनस l/2 निकलेगा. वो बाय का चक्कर छोड़ देते हैं. if 2l plus l is equal to 0, l is equal to minus 2l. so equation 1 becomes इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? m is equal to क्या होगा? कहां? यहां पे इक्वेशन में -3l. l का वैल्यू -2l लिख रहा हूं. l की जगह में अगर मैं -2l लिखूंगा तो इट विल बी -3 into -2l मतलब 6n हो जाएगा. 6n - 5n is equal to n हो गया. Therefore L is to M is to N is equal to. अब सारी चीज को इन टर्म्स ऑफ n लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे L का वैल्यू भी n में है और M का वैल्यू भी n में है. n तो अपना n ही रहेगा. -2l is to n का वैल्यू हमारा n हो गया is to n तो n ही है, तो -2 is to 1 is to 1. मतलब ये हो गया हमारा दूसरा लाइन का डीआरएस. सो डीआरएस ऑफ द सेकेंड लाइन. सो डीआरएस ऑफ द सेकेंड लाइन आर -2 1 1. तो दोनों लाइन का डीआरएस हम निकाल चुके हैं. तो डीआरएस निकालने के बाद और हमको देरी नहीं करना चाहिए एंगल निकालने के लिए, क्योंकि एंगल निकालने का फॉर्मूला भी हमको पता है. cos थीटा इज इक्वल टू a1 into a2. तो 1 into -2 जो कि -2 हो गया, प्लस b1 into b2 2 into 1 जो कि 2 हो गया, प्लस c1 into c2 -1 into 1 -1 हो गया. ओके, डिवाइडेड बाय रूट अंडर a square plus b square plus c square 1 plus 4 plus 1 1 plus 4 plus 1 root over into root under 4 plus 1 plus 1. So ये नेगेटिव आ रहा है,
हमको जब भी दो लाइन के भीतर में एंगल पूछता है, दो लाइन के भीतर में एंगल बनता है कैसे, दो एंगल बनता है, एक बनता है एक्यूट, एक बनता है ऑब्ट्यूस। तो हमको ज्यादातर एक्यूट एंगल ही हमको निकाल के बोलता है, मतलब पूछता है जो एक्चुअली एक्यूट एंगल पूछता है। जब तक एंगल्स बोलेगा तो दोनों निकाल लेंगे मॉड प्लस माइनस करके, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल बोलेगा तो नेगेटिव निकालेंगे, नहीं तो एक्यूट कुछ नहीं बोला तो हम उसको एक्यूट ही मानेंगे। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स। ये 1 निकल रहा है ऊपर, नीचे में मेरे को लगता है 6 निकला, ठीक है, cos इनवर्स 1/6। ऑल ऑफ यू गॉट इट? दिस क्वेश्चन समझ में आया? लेंदी है क्वेश्चन लेंदी है, बट प्रोसेस इज दिस वन कि पहला इक्वेशन से एल एम एन किसी एक का वैल्यू निकालोगे, दूसरा में डालोगे, फिर क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक आने के बाद एल का, एम का, एन का किसी का भी वैल्यू निकालना है, इक्वेशन 1 में डालना है। अब सारे को एक ही टर्म में लिख देना है, एल इज टू एन इज टू एन इक्वल टू एस। क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। ऑलराइट ना, अगले क्लास में हम लोग इसका ऊपर और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, राइट?